हेलो एवरीवन, सक्सेस पॉइंट कोटा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी बुक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकार पारिजात, नरोत्तम दास स्वामी। ये काव्य शास्त्र में चलती है स्टूडेंट्स, और ये आपके आरबीएसई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक रहती है। ये आपके बीए कॉलेज लेवल पर भी, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है अलंकार पारिजात, नरोत्तम दास स्वामी जी द्वारा। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत इसमें जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वो है काव्य रूप, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण रीति, काव्य दोष, रस और छंद। आज हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आज इसका सबसे पहला जो टॉपिक है अलंकार शास्त्र का स्वरूप, इसको समझेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसके सारे टॉपिक्स लेंगे स्टूडेंट्स। ये इसकी भूमिका है, ये जो इसकी सूचिका है। और आपको इस बुक कंप्लीट आपको ये बुक आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। मैं वहाँ पर डेली आपको इस क्लास की पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो चलिए, अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये सारे टॉपिक हैं और आज जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना अलंकार शास्त्र का स्वरूप। ठीक है स्टूडेंट, अलंकार शब्द, देखिए अलंकार शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार जो शब्द है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ। देखिए, अलंकार शास्त्र का जो स्वरूप है, इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अलंकार शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। हम इस बुक को बहुत डिस्क्राइब तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से काव्य शास्त्र के जो प्रश्न है बाहर नहीं निकलते। छंद, अलंकार, या हम कहें रीति, काव्य रीति, गुण, दोष, इससे संबंधित इस बुक में से बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। तो आज हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप को समझेंगे। देखिए, अलंकार जो शब्द है, शब्द काव्य जिसमें हम काव्य रचना करते हैं, पद्य भाग, और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है अलंकार का। अलंकार को काव्यत्व का मूलाधार माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार अर्थात आभूषण, जो काव्य की भाषा को चमकृत कर देता है, उसको और ज्यादा सुंदर बना देता है। अलंकार काव्य तत्व का क्या है? मूलाधार है, मूल आधार है। अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। जो मुख्य देखिए काव्य शास्त्री भामह, दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसने? भामह, दंडी काव्य शास्त्रियों ने अलंकार को काव्य की क्या माना है? आत्मा। भामह, दंडी ने, अर्थात अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है। मतलब जो भी कुछ है वो भामह और दंडी ने कहा है कि अलंकार काव्य का सब कुछ है, सर्वस्व है। और इस प्रकार इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को काव्य शास्त्र का पर्याय मान लिया। ठीक है, पर्यायवाची मान लिया। इन्होंने कहा कि जहां अलंकार शास्त्र है अर्थात वही काव्य शास्त्र है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार वे अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही रस, रीति, गुण, शब्द शक्ति, छंद तत्व का विवेचन करना पसंद करते हैं। और इसी बुक के अंदर हम आगे रसों को पढ़ेंगे, रीति, काव्य रीति, गुण, शब्द शक्ति, छंद, अर्थात हम इस कंप्लीट बुक को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ भी इसी आधार पर अलंकार पारिजात, जो बुक का नाम है अलंकार पारिजात, में काव्य के अंगों अर्थात रस, रीति, गुण, अलंकार, छंद आदि का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले काव्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट्स कि काव्य का स्वरूप, काव्य क्या है? काव्य वाग्मय का ही एक अंग है, और वाग्मय का अर्थ है शब्द और अर्थमय साहित्य, जहाँ पर शब्द भी समझ में आए और अर्थ भी समझ में आए, संपूर्ण साहित्य। अर्थात जो कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है वह वाग्मय माना जाता है। मतलब जो हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो संपूर्ण ज्ञान काव्य कहलाता है। इस प्रकार काव्य भी वाग्मय के अंतर माना जाएगा। काव्य में जो लिखा जाता है, देखिए काव्य में जो लिखा जाता है वह चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाला होता है। मतलब कविता के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से जो हम वीर, रस, अलंकार आदि शब्द आदि व्याकरणीय चीजों का प्रयोग करते हैं, काव्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है? काव्य रचना चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाली होती है। जबकि देखिए काव्य से इतर अलग आने वाले वाग्मय में राजनीति शास्त्र, और जो काव्य से अलग जो रचना आती है, जबकि देखिए काव्य से इतर मतलब अलग जो रचना आती है
वो देखिए क्या होती है, राजनीति शास्त्र, भूगोल आदि रूपों में मात्र जानकारी का खजाना होता है, जबकि काव्य हमें क्या करता है, आनंद प्रदान करता है, और वह भी मात्र तथ्यात्मक और नीरस तरीके से। आपने देखा होगा राजनीति शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं या भूगोल में, ये सिर्फ हमें तथ्यात्मक रूप से नीरस विधि से याद कराया जाता है, जबकि काव्य रचना क्या होती है, हमें चमककृत रखती है और आनंद प्रदान करती है। काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है। काव्य क्या होता है, रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है, मतलब आनंद प्रदान करने वाला होता है, अर्थात काव्य के अतिरिक्त वाग्मय की अन्य विधाओं में रमणीयता की अपेक्षा नहीं होती है। काव्य में जो आनंद मिलता है पढ़ करके, वह अन्य किसी विधा में नहीं होता। मात्र सिर्फ क्या होता है, तथ्यों का पृष्ठ पेषण, मतलब तथ्यों को ही बताया जाता है। वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र में लिखित साहित्य का इसका उदाहरण है, जहां मात्र तथ्यात्मकता ही होती है। आगे देखिए किंतु काव्य में जो कुछ शब्दार्थमय लिखित साहित्य होता है, वह रमणीयार्थ का बोधक होता है, मतलब हमें आनंद प्रदान करने वाला होता है। शब्दार्थ में रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकार ही हैं। जो चमत्कृत लाता है, आनंद लाता है, वो कौन होता है, अलंकार ही लाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अलंकार की काव्य की परिभाषाएं। काव्य की क्या क्या परिभाषाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हम हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, यहाँ से परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए शब्दार्थ सहित काव्य को क्या कहा है, शब्दार्थ सहित काव्य को काव्य कहा है। देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामह की परिभाषा क्या है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने भी शब्दार्थ सहित को काव्य कहा है। ननु शब्दार्थो काव्यम, इन्होंने क्या कहा है, शब्दार्थ सहित, मतलब जहां शब्द और अर्थ दोनों होता है, वहीं उसी को ही काव्य कहते हैं। इन्होंने देखिए रुद्रट की परिभाषा क्या थी, नन्नो शब्दार्थो काव्यम, और ये वाली परिभाषा डायरेक्ट पूछी जाती है। और देखिए भामह ने कौन सी परिभाषा दी थी, भामह ने दिया था शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ सहित काव्य को ही काव्य का है। रुद्रट ने भी ननु शब्दार्थो काव्यम, और साहित्य दर्पण के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या कहा इन्होंने, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, की रसात्मक काव्य को वाक्य कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ परिभाषा, पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है कि रमणीय अर्थ, आनंद प्रदान, चमकदार चमकदार अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य बताया है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को क्या बताया है, काव्य। अब देखिए पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज ने सार्थक और सुंदर शब्दों को सुव्यवस्थित व अभिव्यक्ति को काव्य माना है। इन्होंने क्या कहा है, जहां सार्थक और सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को काव्य माना है। पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट, डायड्रिन ने क्या कहा है कि ने व्यक्त संगीत को कविता माना है। पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक, क्या, व्यक्त संगीत, इन्होंने म्यूजिक बताया है। नेक्स्ट काइलल ने संगीतमय विचार, अब इन्होंने क्या कहा है, संगीतमय विचार को काव्य के रूप में माना है। पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, इन्होंने क्या कहा, जो हमारे मन में म्यूजिकल संगीतमय विचार आता है वही काव्य है। पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। नेक्स्ट देखिए, मिल ने बुद्धि और भाव के संयोग को काव्य माना है। मिल ने क्या कहा है, बुद्धि और भाव, इन्होंने इंटेलिजेंसी और फीलिंग्स को बताया है। ठीक है, बुद्धि और भाव के संयोग को काव्य माना है। अब नेक्स्ट देखिए, हैजलिट ने क्या कहा है, हैजलिट ने कविता को कल्पना और मानव, इन्होंने देखो मिल ने क्या, इंटेलिजेंट और इमोशंस को माना, फीलिंग्स को माना। नेक्स्ट, और हैजलिट ने क्या माना, कल्पना और मानव मनोवेगों को। अब देखिए नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की क्या परिभाषा दी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो
हृदय में कोई भाव जागृत कर दे। क्या कर दे? कोई भी उक्ति पंक्ति हृदय में, हमारे हृदय में भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है और यह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। अब देखिए काव्य के रूप भेद, दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, दृश्य काव्य में नैनों से देखे जाने वाले नाटक आदि को रखा जा सकता है और श्रव्य काव्य सुनने सुनाने योग्य काव्य को, जैसे कहानी, कविता आदि का रखा जा सकता है। दृश्य काव्य में नाटक आदि आते हैं। श्रव्य काव्य में पहले से दो भेद पद्य और गद्य किए गए हैं। ठीक है, श्रव्य में पहले से प्रमुखतः दो भेद पद्य और गद्य किए गए। पद्य में पुनः प्रबंध और मुक्तक, ये दो भेद होते हैं। जो पद्य में है प्रबंध भी होता है और मुक्तक भी। प्रबंध देखिए ये महत्वपूर्ण है। प्रबंध में क्रमबद्ध सिलसिलेवार पद रचना होती है और मुक्तक में सिलसिलेवार एक क्रम से आवश्यकता न होकर के प्रत्येक छंद एक दूसरे से मुक्त स्वतंत्र होता है। ठीक है, प्रबंध काव्य के आकार की दृष्टि में दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य में समग्र जीवन, इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण करने का प्रयास, जैसे रामचरितमानस महाकाव्य इसलिए है क्योंकि तुलसी ने श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के उसके जीवन के चरमोत्कर्ष तक का समग्र जीवन अंकित करने का प्रयास किया। और खंड काव्य में जीवन के एक खंड या हिस्से मात्र का चित्रण होता है। पंचवटी खंड काव्य का उदाहरण है। पंचवटी क्या है? खंड काव्य का उदाहरण है क्योंकि उसमें मैथिली शरण गुप्त ने श्री राम के पंचवटों संबंधी जीवन के भाग का चित्रण किया है। इसी प्रकार मुक्तक के दो भेद हैं, एक तो पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक, गाने योग्य गीति काव्य। पाठ्य मुक्तक पढ़ने सुनने मात्र के लिए होता है, जैसे रहीम और बिहारी के दोहे, और गीति काव्य में संगीतात्मकता काव्यात्मकता का सार्थक संगम होता है, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा आदि के पद इसी गीति काव्य के उदाहरण है। इसमें देखिए काव्य रूपों की सारणी, पहला देखिए दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक, प्रकरण आदि रूपक के 10 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य पद्य और गद्य होता है। अब देखिए इसमें आगे पद्य के अंदर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य रखा गया है। प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्तक में पाठ्य मुक्तक, दोहा, कवित और गेय मुक्तक में गीति काव्य, और गद्य में नीति, निबंध, उपन्यास, जीवनी, एकांकी ये सब आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए काव्य के अंग। काव्य के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, अर्थात वर्णीय वस्तु और शिल्प वस्तु। शिल्प मतलब अभिव्यक्त। भाव पक्ष या वर्णीय वस्तु के अंतर्गत रस आता है, उसी के साथ गुण, दोष आदि की चर्चा भी होती है। कला पक्ष या शिल्प वस्तु के अंतर्गत अलंकार, शब्द शक्ति, श्रीति, छंद आदि आते हैं। इस पुस्तक में काव्य के आवश्यक अंगों को समझने समझाने के लिए हम पृथक पृथक रूप से रस, अलंकार, गुण, रीति, दोष, छंद आदि को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अलंकार को समझेंगे। ठीक है, संपूर्ण अलंकार हमारा टॉपिक रहेगा। विद्यार्थियों, आपको ये क्लास कैसे लगी? वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।